करो या मरो, सिर्फ 3 शब्द, लेकिन इनमें 1942 के भारत की पूरी बेचैनी, पूरा गुस्सा और पूरी उम्मीद सब कुछ समाया हुआ था। ये वो नारा था जिसने रातों रात स्वतंत्रता संग्राम का चेहरा ही बदल दिया। तो आज हम इसी भारत छोड़ो आंदोलन की गहराई में उतर रहे हैं। हमारे सामने उस दौर के कुछ दस्तावेज और विश्लेषण है, और हमारी कोशिश ये समझने की है कि आखिर वो कौन सी चिंगारियां थीं जिन्होंने मिलकर इतनी बड़ी आग लगा दी। मतलब गांधी जी जो हमेशा अहिंसा की बात करते थे, उन्हें करो या मरो जैसा अल्टीमेटम क्यों देना पड़ा? और क्या इस आंदोलन ने वाकई आज़ादी की कहानी को एक निर्णायक मोड़ दिया? चलिए शुरू से शुरू करते हैं। 1942 का साल, दुनिया का माहौल ही बड़ा अजीब था। दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था और अंग्रेज वो बुरी तरह फंसे हुए थे। बिल्कुल, और इसी दबाव के बीच उन्होंने भारत में जो संवैधानिक गतिरोध था उसे सुलझाने के लिए क्रिप्स मिशन भेजा। कागज पर तो इसका मकसद बहुत अच्छा लग रहा था, लेकिन असल में ये एक छलावा ज्यादा था और मिशन बुरी तरह फेल हो गया। और इस नाकामी का असर क्या हुआ? मतलब नेताओं को इससे क्या समझ में आया? इससे एक बात तो शीशे की तरह साफ हो गई। क्या? कि अंग्रेज अपनी पकड़ छोड़ने वाले नहीं हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। उन्हें लगा कि ब्रिटिश हुकूमत को भारत के भविष्य का फैसला करने का कोई हक नहीं है, और अब और इंतजार करना वो अपनी किस्मत उनके हाथों में सौंपने जैसा होगा। एक तरह का अब बस बहुत हुआ वाला माहौल बन गया था। तो ये एक राजनीतिक वजह थी, पर आंदोलन तो सड़कों पर आम लोग करते हैं। क्या सिर्फ एक मिशन के फेल हो जाने से लोग इतने भड़क गए थे? दस्तावेज तो इशारा करते हैं कि जमीनी हकीकत कुछ और भी थी। हाँ, और यही इस कहानी को दिलचस्प बनाता है। उस वक्त मतलब कई चीजें एक साथ हो रही थी, एक परफेक्ट स्टॉर्म की तरह। सबसे पहले तो जबरदस्त आर्थिक संकट था। चावल, नमक, रोज की चीजों के दाम आसमान पर थे। बाजारों से सामान गायब हो रहा था। आम आदमी की कमर टूट रही थी और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। और मैंने पढ़ा कि एक बाहरी खतरा भी था, जापान का। उसका इससे क्या लेना देना था? लेना देना था, और बहुत बड़ा था। जापानी सेना बर्मा को पार करके भारत के दरवाजे पर दस्तक दे रही थी। अब डर ये था कि अंग्रेज जापानियों को रोकने के लिए असम, बंगाल और उड़ीसा में स्कॉच्ड अर्थ नीति अपनाएंगे। 1 मिनट, स्कॉच्ड अर्थ नीति, ये क्या होती है? इसका मतलब है जली हुई धरती, यानी दुश्मन आगे ना बढ़ पाए इसके लिए अपनी ही जमीन पर मौजूद हर चीज को तबाह कर दो। पुल, सड़कें, खेत, कारखाने, सब कुछ। तो सोचिए लोगों के मन में क्या चल रहा होगा। एक तरफ महंगाई, दूसरी तरफ जापानी हमले का डर, और ऊपर से ये खौफ कि हमारी अपनी सरकारी सब कुछ जलाकर राख कर देगी। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। मतलब आप हर तरफ से फंसे हुए हैं। रही सही कसर अंग्रेजों की गिरती साख ने पूरी कर दी थी। दक्षिण पूर्व एशिया में, खासकर सिंगापुर में जो उनकी हार हुई, उसने उनकी अजेय होने की इमेज को तोड़ दिया था। लोगों का ब्रिटिश राज पर से यकीन उठने लगा था। इसका एक बड़ा सबूत ये था कि लोग बैंकों और डाकघरों से धड़ाधड़ अपना पैसा निकाल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि ये हुकूमत अब गई कि तब गई। और दस्तावेजों में एक ब्लैक रोड और व्हाइट रोड वाली घटना का भी जिक्र है। वो क्या था? उसने क्या असर डाला? वो शायद सबसे ज्यादा चुभने वाली बात थी। जब अंग्रेज दक्षिण पूर्व एशिया से भाग रहे थे तो उनका नस्लभेदी चेहरा खुलकर सामने आ गया। उन्होंने भारतीय शरणार्थियों के लिए एक अलग टूटी फूटी सड़क बना दी, जिसे ब्लैक रोड कहा गया, और यूरोपीय लोगों के लिए एक अच्छी खासी व्हाइट रोड थी। इस एक घटना ने लोगों की आंखों में उंगली डालकर दिखा दिया कि इस हुकूमत की नजर में उनकी क्या औकात है। तो मतलब राजनीतिक निराशा, घर में भुखमरी, बाहर से हमले का डर और ऊपर से ये नस्लीय जिल्लत, इन सब ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां बस एक चिंगारी की जरूरत थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। जुलाई 1942 में वर्धा में कांग्रेस की मीटिंग हुई और वहां यह तय हुआ कि अब एक बड़े जन आंदोलन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा है। इसकी कमान गांधी जी को सौंपी गई, लेकिन शर्त वही थी, आंदोलन अहिंसक रहेगा। और फिर आई वो तारीख, 8 अगस्त 1942, बॉम्बे का ग्वालियर टैंक मैदान। वहां भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ। उस प्रस्ताव में क्या मांगे थी? मांगे बहुत सीधी और स्पष्ट थीं। पहली, भारत में ब्रिटिश राज तुरंत खत्म हो। दूसरी, आजाद भारत फासीवाद और साम्राज्यवाद के खिलाफ लड़ेगा। तीसरी, अंग्रेजों के जाने के बाद एक अस्थायी सरकार बनेगी। और सबसे अहम, ब्रिटिश राज के खिलाफ सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ने की मंजूरी दी गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संदर्भ में जो प्रस्ताव पारित किया गया, हालांकि यह प्रस्ताव जनता तक नहीं पहुंच सका, लेकिन इससे ये पता चलता है कि कांग्रेस इस देश के सभी वर्गों से क्या अपेक्षा कर रही थी।
सरकारी कर्मचारियों से कहा गया कि वे इस्तीफा ना दें, लेकिन कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित कर दें। सैनिकों से कहा गया कि वे सेना न छोड़ें, लेकिन अपने ही देशवासियों पर गोली चलाने से इनकार कर दें। छात्रों से कहा गया, यदि उन्हें आत्मविश्वास हो तो वे पढ़ाई छोड़ दें और आंदोलन में कूद पड़ें। किसानों से कहा गया, यदि जमींदार सरकार विरोधी हैं तो वे किराया दें, यदि समर्थक हैं तो ना दें। देशी रियासतों से कहा गया कि शासकों का समर्थन तभी करें जब वे सरकार विरोधी हों और खुद को भारतीय राष्ट्र का हिस्सा माने। ये तो एक तरह से आखिरी लड़ाई का ऐलान लग रहा है। ये बहुत जरूरी सवाल है। जैसा कि इतिहासकार सुमित सरकार ने भी लिखा है, गांधी जी ने अहिंसा की बात दोहराई जरूर, लेकिन करो या मरो का नारा उनके बदले हुए मूड को दिखाता है। एक अल्टीमेटम था। इसका मतलब था कि अब बीच का कोई रास्ता नहीं है। या तो हम भारत को आजाद कराएंगे या इस कोशिश में अपनी जान दे देंगे। गुलामी में अब और सांस नहीं लेंगे। लेकिन अंग्रेज सरकार ने आंदोलन के शुरू होने का इंतजार भी नहीं किया। लगता है वो पूरी तरह तैयार बैठे थे। बिल्कुल, वो किसी भी कीमत पर इस आंदोलन को पनपने नहीं देना चाहते थे। 9 अगस्त की सुबह सूरज उगने से पहले ही उन्होंने एक साथ कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। गांधी, नेहरू, पटेल, आजाद, सबको। उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में अज्ञात जेलों में भेज दिया गया और कांग्रेस को गैर कानूनी संगठन घोषित कर दिया गया। मैं यही सोच रही थी, अगर आप किसी आंदोलन का दिमाग ही हटा दें, सारे बड़े नेता जेल में, तो वो आंदोलन तो वहीं खत्म हो जाना चाहिए। जी। फिर ये पूरे देश में आग की तरह कैसे फैल गया? ये हुआ कैसे? और यहीं से ये आंदोलन वाकई में एक जन आंदोलन बन जाता है। जब सारे मंझे हुए नेता गायब कर दिए गए तो कमान उन युवा और जोशीले लोगों के हाथ में आ गई जो शायद अब तक पर्दे के पीछे थे। इसकी पहली झलक तो उसी दिन 9 अगस्त को देखी, जब सबको पता चला कि नेता गिरफ्तार हो गए हैं। तब अरुणा आसफ अली नाम की एक युवा नेता, जिन्हें तब ज्यादा लोग नहीं जानते थे, उन्होंने हिम्मत दिखाई और ग्वालियर टैंक मैदान में तिरंगा फहरा दिया। ये एक संकेत था कि झंडा झुकेगा नहीं, आंदोलन अब जनता चलाएगी। तो इसके बाद क्या हुआ? ये आंदोलन किन किन शक्लों में सामने आया? तो मुख्य तौर पर इसके 3 रूप दिखे। पहला था आम जनता का सीधा टकराव। लोगों ने सत्ता के प्रतीकों पर हमला बोला। थाने, कचहरी, डाकघर, रेलवे स्टेशन, पुल उड़ा दिए गए, पटरियां उखाड़ दी गईं, टेलीग्राफ के तार काट दिए गए। मकसद था सरकारी मशीनरी को ठप कर देना। इसका सबसे जबरदस्त असर पूर्वी यूपी और बिहार में दिखा। तो एक तरफ तो ये खुली बगावत चल रही थी, लेकिन दस्तावेजों में एक और चीज का जिक्र है जो पर्दे के पीछे चल रही थी। कुछ लोग थे जो छुपकर काम कर रहे थे, है ना? हाँ, और वो था आंदोलन का दूसरा रूप, भूमिगत गतिविधियां। जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, सुचेता कृपलानी जैसे कई बड़े नेता गिरफ्तारी से बचकर अंडरग्राउंड हो गए और वहां से आंदोलन को दिशा देते रहे। और इसी में कमाल का किस्सा उषा मेहता का है, जिन्होंने बॉम्बे में एक खुफिया रेडियो स्टेशन शुरू कर दिया। एक खुफिया रेडियो स्टेशन 1942 में? ये तो किसी जासूसी फिल्म जैसा लगता है। बिल्कुल। उस रेडियो से रोज आंदोलन की खबरें, देशभक्ति के गीत और नेताओं के संदेश सुनाए जाते थे। इसने लोगों का हौसला बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। और तीसरा रूप, जिसे सबसे अनोखा कहा जाता है, समानांतर सरकारें। इसका क्या मतलब है? क्या लोगों ने अपनी सरकारें बना ली थीं? हाँ, और ये इस आंदोलन का सबसे असाधारण पहलू है। ये सिर्फ बगावत नहीं थी, ये एक तरह का आत्मविश्वास था। लोगों ने कहा, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, हम अपना शासन खुद चला सकते हैं। देश के कई हिस्सों में उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंका और अपनी सरकारें कायम कर लीं। ये सुनने में तो कमाल लगता है, लेकिन क्या ये सरकारें सच में काम कर रही थीं या सिर्फ नाम के लिए थीं? नहीं, ये बाकायदा काम कर रही थीं। जैसे बलिया में चित्तू पांडे के नेतृत्व में सरकार बनी, बंगाल के तामलुक में जातीय सरकार तो लगभग 2 साल तक चली, और महाराष्ट्र के सतारा में प्रति सरकार सबसे लंबे समय तक कायम रही। ये सरकारें न्याय के लिए अदालतें चलाती थीं, तूफान पीड़ितों के लिए राहत का काम करती थीं, स्कूलों को ग्रांट देती थीं। ये सिर्फ अंग्रेजों को हटाने की बात नहीं थी, ये अपनी ताकत को पहचानने की बात थी। तो फिर इस आंदोलन की रीढ़ कौन थे? कौन लोग थे जो सड़कों पर थे, जो ये सब कर रहे थे? भागीदारी बहुत जबरदस्त और हर तरफ से थी। सबसे आगे थे युवा और छात्र। उन्होंने स्कूल कॉलेज छोड़े, जुलूस निकाले और अंडरग्राउंड नेताओं के लिए संदेश पहुंचाने का काम किया। महिलाओं ने बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। अरुणा आसफ अली और उषा मेहता जैसे नाम तो सामने आए, पर उनके अलावा अनगिनत आम औरतें भी इस लड़ाई में शामिल थीं। मजदूरों ने जमशेदपुर से लेकर बॉम्बे तक हड़तालें की। और किसानों का क्या रोल था?
किसान तो इस आंदोलन का दिल और आत्मा थे। उन्होंने सरकारी इमारतों और रेलवे लाइनों पर अपना गुस्सा निकाला। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस दौरान जमींदारों के खिलाफ लगभग कोई हिंसा नहीं हुई। निशाना सीधे सीधे ब्रिटिश राज था। क्या कोई ऐसा भी था जो सरकार के लिए काम कर रहा था लेकिन दिल से आंदोलन के साथ था? हाँ, और ये एक बहुत बड़ी बात थी। पुलिस और प्रशासन में निचले स्तर पर काम करने वाले कई भारतीय अधिकारियों ने आंदोलनकारियों की मदद की। किसी ने खुफिया जानकारी लीक कर दी तो किसी ने कार्रवाई करने में जानबूझकर ढील भरती। इससे अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिल गई। यहां तक कि कई मुसलमानों ने अंडरग्राउंड कार्यकर्ताओं को अपने घरों में पनाह दी। और इस पूरे आंदोलन के दौरान कोई बड़ी सांप्रदायिक झड़प नहीं हुई। ठीक है, तो एक तरफ इतनी बड़ी भागीदारी थी, पर ऐसे भी तो कुछ ग्रुप्स होंगे जो इस आंदोलन के साथ नहीं थे। कोई भी आंदोलन 100% तो नहीं होता। बिल्कुल, ये जानना भी उतना ही जरूरी है। कम्युनिस्ट पार्टी ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। वजह अंतर्राष्ट्रीय थी। जब जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला किया तो उन्होंने इसे लोगों का युद्ध कहा और अंग्रेजों का साथ देने का फैसला किया। मुस्लिम लीग ने भी इसका विरोध किया। उन्हें डर था कि अगर अंग्रेज चले गए तो देश में हिंदू राज आ जाएगा। इसी तरह हिंदू महासभा ने भी आंदोलन का बहिष्कार किया और रियासतों ने तो जैसे आंखें ही बंद कर रखी थी। जाहिर है इतनी बड़ी बगावत को अंग्रेज सरकार चुपचाप तो नहीं देखती। उन्होंने इसे कैसे कुचला? दमन बहुत क्रूर था। हजारों की भीड़ पर बिना चेतावनी के गोलियां चलाई गईं। एक अंदाजे के मुताबिक 10,000 से ज्यादा लोग मारे गए। प्रेस का गला घोंट दिया गया। कई गांवों पर सामूहिक जुर्माना लगाया गया और लोगों को सरेआम कोड़ों से पीटा गया। और उस वक्त गांधी जी जेल में थे। जब उन तक ये सब खबरें पहुंच रही होंगी तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? सरकार उन पर दबाव डाल रही थी कि वो आंदोलन में हुई हिंसा की निंदा करें। इसके जवाब में फरवरी 1943 में गांधी जी ने जेल में ही 21 दिन का उपवास शुरू कर दिया। ये उपवास आंदोलनकारियों की हिंसा के खिलाफ नहीं बल्कि सरकार की बर्बरता के खिलाफ था। इसका असर जबरदस्त हुआ। लोगों का टूटा हुआ हौसला फिर से जागा और वायसरॉय की काउंसिल के 3 भारतीय सदस्यों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया। तो आखिर में अगर हम इसका पूरा हिसाब किताब देखें तो इस आंदोलन का महत्व क्या था? ये सफल था या असफल? क्योंकि अंग्रेज तो 1942 में नहीं गए। तात्कालिक तौर पर देखें तो ये अपने मकसद में सफल नहीं हुआ, लेकिन इसका असर बहुत गहरा और दूरगामी था। इस आंदोलन ने एक सच हमेशा के लिए स्थापित कर दिया कि अब भारतीयों की मर्जी के बिना उन पर राज करना नामुमकिन है। इसने आज़ादी की मांग को बहस के मेज से उठाकर नेशनल एजेंडा में सबसे ऊपर रख दिया। अब सवाल ये नहीं था कि आज़ादी मिलेगी या नहीं, सवाल बस ये था कि कब और कैसे। और सबसे बड़ी बात, बिना किसी बड़े नेता के आम लोगों ने जो हिम्मत और जज्बा दिखाया, उसने साबित कर दिया कि भारत अब जाग चुका है। तो आज हमने देखा कि कैसे 1942 में देश के हर कोने में निराशा और गुस्से का जो लावा उबल रहा था, वो भारत छोड़ो के नारे के साथ फूट पड़ा। ये एक ऐसा आंदोलन था जहां नेता जेल में थे और जनता खुद नेता बन गई। और इसमें समानांतर सरकारों जैसे ऐसे प्रयोग हुए जो दिखाते हैं कि लोग सिर्फ आज़ादी नहीं, स्वराज चाहते थे, अपना राज। इस पूरी बातचीत से एक सवाल मेरे मन में आता है जिस पर सोचना चाहिए। क्या? किसी भी आज़ादी की लड़ाई में ज्यादा जरूरी क्या होता है? एक बड़े नेता की सोची समझी रणनीति या मुश्किल हालात में आम जनता का अपने आप पैदा हुआ जुनून? भारत छोड़ो आंदोलन हमें इन दोनों के रिश्ते के बारे में क्या सिखाता है?